देख रेख में हुआ है, तो ये जानते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आपके स्कूल में आज युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये जो यूथ लेवल पार्लियामेंट 2025 है वो हमारे स्कूल में आयोजन जो है उसका हमारे स्कूल में हो रहा है। और जैसा आप सबको विदित ही है कि 10 टीम्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 5 जो है वो आज 23 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे और 24 को भी 5 टीम जो हैं हमारे विद्यालय में आएंगी। और आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं, वो अपना युवा संसद में अपने विचार जो है प्रकट कर रहे हैं। और आज क्योंकि आज का जो युवा है वो कल का नेता होगा, अगर वो सही डायरेक्शन में चलेगा तो जो हमारा देश है वो प्रकृति की तरफ अग्रसर होगा। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर, आप चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे युवा संसद को देखकर? मैम, सुल्तानपुर स्कूल फर्स्ट टाइम ये एक इस लेवल का ऑर्गेनाइज कर रहा है, ब्लॉक लेवल यूथ पार्लियामेंट। इसमें बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, 2 हमने देख लिए अभी तक। बच्चों को इतनी नॉलेज है इस टाइम लोकसभा की, शायद हमें भी नहीं होती थी जब हम अपने छोटे। हर एक जो इनके साथ फैक्ट्स के साथ साथ इनको हर चीज़ की नॉलेज है, क्या क्या हो रहा है और हमारे देश में भी क्या चल रहा है, क्या नीड है, सारे इनको लॉज पता है, जो कि एक बहुत ही आई विल से कि बहुत सराहनीय है इनके टीचर जो इनको ट्रेन कर रहे हैं इस लेवल के पार्लियामेंट्स के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेंगे और हमारे देश का भविष्य बनेंगे। थैंक यू सर। तो ये थी युवा संसद में छोटी सी एक झलक जो हमारे टीचर्स और चीफ गेस्ट ने बताई। तो इस युवा संसद की रिपोर्टर, आज मैं आपको पहले तो इस युवा संसद की एक छोटी और प्यारी सी झलक दिखाऊंगी, तो देखिए। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। प्रेम की यह पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार। नील क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, माननीय अतिथिगण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर में मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण एवं मेरे प्रतियोगी साथियों, आज मैं अंजलि अपने छात्र साथियों के साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डक्षाई से आप सबके समक्ष युवा संसद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि आप हमें धैर्यपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। हम देखेंगे किस प्रकार हमारे युवा नेता देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हमारा कैमरा युवा संसद पर टिका हुआ है। पल पल की जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो आइए करते हैं कुछ प्रश्न हमारे नेता से। माननीय नेताजी, आप किन प्रश्नों को विपक्ष वालों की तरफ से उठाएंगे? आज हम बहुत से निम्नलिखित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, बस आप देखते रहिए हमारा कमाल। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय सदस्यगण, आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि आज आप सभी को राष्ट्रपति जी संबोधित करेंगे। सभा की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सभापति जी, सांसदगण, देवियों और सज्जनों, आज जब मैं संसद के इस सत्र को संबोधित कर रही हूँ तब मुझे गर्व है कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
हमारा देश तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर खुल रहे हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया है। आज भारत जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों का डटकर सामना कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में हम विश्व को नई राह दिखा रहे हैं। गरीबों और किसानों का उत्थान हमारी प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय, समान अवसर और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे युवाओं की शक्ति ही भारत के भविष्य की शक्ति है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों में देश ने नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जगाया है। मैं सभी सांसदों से अपेक्षा करती हूं कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करें, सकारात्मक बहस और संवाद से संवाद की गरिमा को बढ़ाएं और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। मेरे द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। के विचारों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने देश के प्रति बड़े से बड़े कार्य करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। वहीं हैदराबाद की विमान दुर्घटना में भी करीब 245 लोगों की जान गई। और पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी भारी वर्षा के कारण व्यापक जनधन की हानि हुई। इस आपदा में भी कई लोगों की जान गई। इसीलिए सभी से निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। सदस्यगण, बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, परंतु मतभेद न करना, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत की प्रगति। महासचिव जी, आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला क्षेत्र से सांसद चुनी गई श्रीमती हिमानी जी को शपथ ग्रहण करने के लिए आगे बुलाना चाहती हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा देश के प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए गए एंग्लो इंडियन को शपथ लेने के लिए आगे बुलाना चाहती हूँ। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? Diksha, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. किस भाषा में शपथ लेंगी? I
Parinita, having been elected a member of the Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as that established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने मंत्रिमंडल से सभी का परिचय करवाएं। धन्यवाद महोदय। हमारा मंत्रिमंडल अपना परिचय स्वयं देगा। मैं अभय, खेल मंत्री के रूप में। नमस्कार, मैं गौरव, गृह मंत्री के रूप में। मैं पायल, वित्त मंत्री के रूप में। मैं वनिता, डिफेंस मंत्री के रूप में। मैं पायल, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैं अंजलि, शिक्षा मंत्री के रूप में। मैं ताजा, विदेश मंत्री के रूप में। मैं खाद्य परिवहन मंत्री के रूप में। आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की जाती है। इस सेशन में सभा पटल पर 200 प्रश्न चर्चा के लिए आए हैं। प्रश्न संख्या 111। धन्यवाद महोदय। और आकर्षित करना चाहती हूँ, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। महोदय जी, क्या ये नैतिक शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या ये हमारे बच्चों और युवाओं के लिए लाभदायक नहीं? मैं माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि नैतिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बताइए मंत्री जी, बताइए। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। संबंधित मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, हम प्रश्न में व्यक्त भावना को स्वीकार करते हैं। एक ऐसी भावना जो हमारे समाज में कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। हम मानते हैं कि किसी राष्ट्र की सच्ची शक्ति केवल उसकी आर्थिक क्षमता में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र और मूल्यों में निहित है। इसीलिए हमारी सरकार ने नैतिक शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह नीति शिक्षा को केवल संज्ञानात्मक विकास तक सीमित न रखकर छात्रों में नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं को विकसित करने पर भी जोर देती है। महोदय जी, ये कह रहे हैं विकास हुआ है, पर विकास कहाँ हुआ है मंत्री जी? हमें तो वही बात हो गई, चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में भटक गई। सभी शांत रहे। माननीय सभापति जी, हमारे नेताजी अभी चाय कॉफी पर अटके हुए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि चाय बेचने वाले आज देश की सरकार चला रहे हैं, हीन हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी भूल गए कि एनएसएस और एनसीसी से हम अनुशासन की लौ जलाते हैं, देशभक्ति और सेवा भाव से हर युवा को महकाते हैं। और जब हर युवा में देशभक्ति की भावना होगी, तो वो अपने देश में बंदूकें नहीं चलाएगा, बल्कि अपने देश के लिए बंदूकें चलाएगा। बढ़ा दिए हैं और उनकी फीस भी बढ़ा दी है, जिसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखने के लिए अपने बच्चों पे स्ट्रेस डालते हैं और बच्चे 18 घंटे तक पढ़ते हैं, और अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं महोदय जी। पर शायद हमारे पक्ष वालों को यह नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आप बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कृपया बताने की आप कोशिश करेंगे? अरे नेताजी, अगर आप भूत से निकलकर वर्तमान में जिए तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय सभापति जी, शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में कोचिंग सेंटर्स के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों
और प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग को अनिवार्य बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी तय किया गया है। हमारे द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। नैतिक शिक्षा बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों जैसे खेलना, पढ़ना, कला और संगीत में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है, जिसे कहती है को करिकुलम एक्टिविटी। बताना पड़ता है ना, क्या पता हमारे नेताजी को पता ही ना हो। और इससे उनका शारीरिक विकास भी ठीक तरीके से होता है। हर बार नया मुद्दा लाते हैं, सदन का समय गंवाते हैं। आप भूल गए हैं नेताजी कि खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते हैं। सोचना पड़ता है, पर मंत्री जी जनता सब देख रही है, आंखों में धूल कैसे झोंकी जा रही है। संबंधित मंत्री जी, ऑनरेबल मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्ष साथी को ये बता देना चाहती हूँ कि पहले के टैक्स रेट ज़्यादा थे, पर महंगाई को देखते हुए हमारी सरकार ने टैक्स रेट घटा दिए हैं, जो अब सिर्फ 5, 18 और 40 ही रह गए हैं। नेताजी, अगर आप बात करें बेरोजगारी की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार द्वारा युवाओं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए 20वीं किस्त भी जारी की है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अरे मंत्री जी, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने को तो हम भी बोलते। आपकी सरकार के नाम बड़े बड़े और काम छोटे छोटे। नेताजी, आपका काम है प्रश्न पूछना, आप प्रश्न पूछिए, पर हम यहाँ जनता के लिए बैठे हैं, इसलिए हम जनता के हित में ही जवाब देंगे। अभी तो एक टुक नजर डालिए, यह हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग तो इतनी बढ़ती जा रही है जैसे मानो धरती तले आसमान। क्या हमें इन हर साल इस आपदाओं का सामना करना पड़ेगा? आपकी तुम लोग की सरकार हमेशा सोई रहेगी? गरिमा बनाए रखें। संबंधित मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी भाषा को मेरी याद रखें, उसके बाद हमसे प्रश्न पूछिएगा। आप हमारी भाषा पर गौर मत कीजिए, केवल आप अपनी नीतियों पर ध्यान दीजिए जो हमें दिखाई नहीं दे रही। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ, पहले जो प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया है उसका समाधान हमारी सरकार ने बहुत पहले ही कर दिया है। आपको आपके प्रश्न का जवाब तब मिलेगा जब आप जागरूक होंगे और अपनी आंखों की पट्टी हटाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पहलगांव में सिक्योरिटी के लिए एक भी सैनिक तैनात क्यों नहीं था? यदि होता तो 26 परिवार अपने बेटे या अपने पिता को न खोते। महोदया, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में लिपटने के काम क्यों आ रहा हूँ? महोदया, हृदय तो उस दिन टूट गया था जब बूढ़ी माँ अपने बेटे की चित्रों को देख कर बोली। क्या बात है साहब, भर्ती में तो आप 1 इंच कम नहीं लेते कि आधा शरीर अब मैं कैसे ले लूं? आज ये खुद कह रहे हैं कि इनका मकसद युद्ध करने का नहीं था। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं था? आज ये खुद कह रहे हैं कि इनका मकसद जमीन लेने का नहीं था। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यदि हमने आज नहीं लिया तो हम कब लेंगे? बीते 20 वर्षों में भारत के नागरिकों पर यदि सबसे दर्दनाक हमला हुआ है तो केवल आपकी सरकार के समय में हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में पहलगांव पर भी हमला हो गया। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपकी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी, परंतु आपकी सरकार ने तो ईंट का जवाब ईंट से दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बता देना चाहती हूँ कि किसी भी घर के चिराग बुझने पर कौन खुशी मनाता है। हमें इस बात से केवल चिंता ही नहीं हुई, हमने सही समय पर सही निर्णय लेकर इसका जवाब भी दिया। और जिस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं, आपके समय में कश्मीर में लहराए जाने पर भी नागरिकों को सजा दी जाती थी, लेकिन हम अपने देश के तिरंगे का अपमान नहीं सह सकते। अब कश्मीर में हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। आतंकवादियों को
अपनी मिसाइलों से हमने आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया है। जवाब आने पर उन्हें जवाब में उनके एयरवेज ध्वस्त किए गए हैं। जिसकी पूरी तस्वीरें मीडिया के द्वारा आपने जरूर देखी होंगी नेताजी। Speaker, my question is that Trump imposed stiff tariffs of 50% affecting industries like textiles and jewelry. The foreign minister's approach would be crucial in addressing diplomatic and trade negotiations. Our trade relations are affected, but areas like defense and technology continue to grow. Can you please tell us that how India diversifying its partnership? मैं सभी शांत रहे। संबंधित मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष साथी को बताना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने हमारे कई उद्योगों पर 50% टैरिफ लगाए हैं, पर हमारे नेताजी को लगता है कि हमारी सरकार ने इस चुनौती के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारी सरकार ने कई रणनीतियाँ अपना ली है। सबसे पहले हमारी सरकार ने GST सुधार किए हैं ताकि घरेलू मांग बढ़ाई जा सके। साथ ही हमारी सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए राहत पैकेज भी तैयार किए हैं। क्या आपने राहत पैकेज तैयार ही करे हैं मंत्री जी? लागू कब करेंगे मंत्री जी? तो लीजिए नेताजी। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने अपने ट्रेड पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है। हमने यूरोप, एशियन कंट्रीज और मिडल ईस्टर्न नेशंस के साथ ही अपना ट्रेड इनहांस किया है। माननीय सभापति जी, अमेरिका के टैरिफ लगा देने से हमारा विदेशी व्यापार तो रुक नहीं सकता। इस चुनौती का सामना करते हुए हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की नीति अपनाई और अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया ताकि हम बाहरी देशों पर ज्यादा निर्भर ना रह सके। नेताजी, ट्रम्प टैरिफ को भारत ने चुनौती नहीं अवसर माना है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई कदम उठाए हैं। मोदी जी, इन्होंने नमामि गंगे अभियान तो शुरू कर दिया, पर आपने गंगा नदी का बहाव देखा है और उसमें गंदगी पड़ी हुई देखी है कि गंगा नदी का पानी कितना मैला हो चुका है मंत्री जी। क्या सभी शांत रहे? माननीय नेताजी, अगर आप बात करते हैं गंगा नदी में गंदगी होने की, तो उसी के लिए हमने नमामि गंगे अभियान चलाया है। साथ ही शिक्षा संस्थानों को भी मजबूत किया है ताकि बचपन से ही छात्र छात्राओं में पर्यावरण शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। जैसा कि हमारी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। क्या आपको यह एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया? मंत्री जी, आप बात करें कि आपने पेड़ लगाए, पर वो पेड़ फोटो तक ही सीमित है, क्योंकि हर जगह तो सड़कें, फ्लाईओवर ही दिख रहे हैं। वो आपने पेड़ कहाँ लगाए? अपने घर के बगीचे में। की गरिमा बनाए रखे। अरे नेताजी, हमारा सुनिए तो, हम बता रहे हैं अभी हमने कहाँ लगाए हैं। हमारी सरकार के सौजन्य में मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले वर्ष 2024 में 11 लाख पेड़ लगाए गए और इस वर्ष 2025 में हमारी सरकार द्वारा 14 लाख वृक्षारोपण करके न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। क्या आपको यह नजर नहीं आया? अगर आप बात करते हैं प्रदूषण फैलाने की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो। जी, शून्यकाल का प्रश्न पूछे। धन्यवाद महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये नशा है एक दलदल जो युवाओं को डुबोता जा रहा है, खुशियों के रंगीन सपनों को पल भर में तोड़ता जा रहा है, कि परिवारों की उम्मीदों को एक पल में तोड़ता जा रहा है। सुन लो ये सभा सदस्यों, ये हमारे देश को डुबोता जा रहा है। जैसा कि महोदय जी हम सब जानते हैं, आज का युवा वर्ग हमारा देश का भविष्य है, परंतु दुर्भाग्य से हमारा देश का युवा, यहाँ तक कि हम युवा को ही नहीं बोल सकते मंत्री जी, यहाँ तक कि स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थी, महिलाएं तक भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। भारत में लाखों युवा शराब, तंबाकू, गांजा, ड्रग्स जैसे नशे की चपेट में आ चुके हैं। क्या हम एक मजबूत एवं विकसित भारत का सपना ऐसे युवाओं के सारा पूरा करेंगे? माननीय
अध्यक्ष महोदय जी, मेरा संबंधित मंत्री जी से यह प्रश्न है कि आज वर्तमान समय में युवा का नशा करना एक चिंता का कारण बन चुका है और इस चिंता का कोई भी हल हमें अपने देश में नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप तब जागेंगे जब हमारा देश का युवा कहीं सड़कों में, कहीं नालियों में दिखाई देगा? कृपया सभी शांत रहे। संबंधित मंत्री जी, मेरे विपक्ष के साथी द्वारा उठाया गया प्रश्न एक चिंता का विषय है। मैं मानती हूँ और हमारी सरकार भी मानती है कि नशा हमारे देश के युवाओं के लिए हानिकारक है और हम यह भी मानते हैं कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य हमारे युवाओं पर निर्भर है। तब भी मेरे नेताजी को लगता है कि हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। जी मंत्री जी, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया, ये हम ही नहीं बोल रहे, ये हमारे देश भी बोल रहा है। यदि हम बात करें 2019 की सर्वे की तो भारत की गरिमा बनाए रखें। नेताजी, आप 2019 की बात कर रहे हैं, परंतु जो हमारी सरकार द्वारा 2-3 वर्षों में कार्य हो रहे हैं, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, वो तो मेरे विपक्ष साथी को नजर ही नहीं आ रहे। नशीली वस्तुओं पर हमारी सरकार द्वारा अधिक से अधिक कर लगाया गया। जो लोग नशीले पदार्थों को बेचते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। हमारी सरकार देश के अंदर एक ऐसा कानून लागू कर रही है जिसमें देश का नशे का व्यापार करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, जिसमें लोगों को अपनी संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हमारी सरकार ने सभी विभागों तथा खासकर शिक्षा विभाग में नशा निवारण अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मंत्री जी, तब युवाओं को जागरूक करेंगे आप जब हमारे भारत का युवा नशे से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा? मैं सभी शांत रहे। मेरे विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं साफ जवाब देना चाहती हूँ। हमने भारत में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं ताकि हमारे देश के युवा जागरूक हो सके और नशे से दूर रह सके। क्या आपको वह नहीं दिखाई दे रहा कि हमने नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं? हमारे द्वारा स्थापित किए गए नशा मुक्ति केंद्र में नशे से ग्रस्त युवकों को हम 90 दिनों के अंदर तंदुरुस्त करके फिर से जिंदगी जीने का एक नया मौका देते हैं। माननीय महोदय जी, मंत्री जी शराब के ठेके तो बंद नहीं करा रहे, परंतु शिक्षा के स्थान जैसे स्कूल और कॉलेज बंद करवा रहे हैं। क्या मंत्री जी, आपके लिए शराब के ठेके ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सभापति जी, हमारे नेताजी को यह तो दिखाई दे रहा है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और ठेके खुल रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं सोच सकते कि देश का जब हर एक युवा जागरूक होगा तो और उन्हें नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी होगी तो कौन ही अपनी विनाश की ओर जाएगा। कुछ नशा आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है, कुछ नशा आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। आप हमें यूं ही निकम्मा न कहिए, इस बिल पर असर आपकी मुलाकात का है। उनकी हालत कितनी खस्ता हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता को सफर करने अपनी जेबें तक खाली करनी पड़ती है। मंत्री जी, आपने सड़कों की हालत देखी है? आप कोई बोल रहे हो मंत्री जी, आपने सड़कों की हालत देखी है? खुद के लिए मत बनी सड़कें, आम जनता का क्या मंत्री जी? कृपया सभी शांत रहे। संबंधित मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को गुड आफ्टरनून के बदले गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ। शायद वह अभी तक जागे ही नहीं है। यदि वह जागे होते तो उन्हें पता चलता कि हमारी सरकार क्या क्या कार्य पहले ही कर चुकी है। हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपातकालीन सड़कें
मंत्री जी, हर साल छठ पूजा में हमारे देश के राज्य झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से आए हमारे भाई बहन जब त्योहारों पर अपने घर जाते हैं, मंत्री जी कैसे जाते हैं अपने घर? चलो मैं बताता हूँ, आपको तो पता नहीं होगा। तो वो लोग रेल की छतों और दरवाजों पर लटक कर जाते हैं मंत्री जी। महोदय जी, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में 5 रुपए के बिस्कुट समझते हो आप मंत्री जी? 5 रुपए के बिस्कुट की पूरी जानकारी दी जाती है। लो मंत्री जी, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दिख रही है आपको दिख रही है? देखो, आप आके देख लो कि उसमें कितनी चीनी है, कितना आटा, कितना मैदा है। और मंत्री जी, परंतु जिन सड़कों को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, उनकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती मंत्री जी कि उसमें कितना मटेरियल और कैसा मटेरियल लगा है? मंत्री जी, आप तो सोते ही रहते हो, आपको कुछ पता लगता है नहीं। आप बोलते हमने काम किया। क्या काम किया मंत्री जी? शांत रहे महोदय, हमारी सरकार ने इन चिंताओं पर भी ध्यान दिया है और इस पे निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं, जिसमें सूचना का अधिकार, सार्वजनिक जानकारी का प्रकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और जाएगा। ध्यान आकर्षण में हमारे पास मैडम वंदना हिमाचल प्रदेश से प्रस्ताव लेकर आई हैं। मैडम वंदना, प्लीज प्रोसीड। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से हमारी देश की आधी आबादी, हमारी बहनें, बेटियां, माताएं और सहकर्मी महिलाएं, जिनकी असीमिता, गरिमा और हर रोज किसी न किसी रूप में होने वाले हिंसा और अपमान का जो शिकार हो रहा है, आज मैं कैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे महिलाओं की सुरक्षा की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न, छेड़छाड़, एसिड अटैक, साइबर क्राइम और सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहन चिंतन व्यक्त किया जा रहा है। पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये हर महिला के आत्मसम्मान पर है। महोदय जी, जब बेटियां स्कूल जाने से डरे, जब महिलाएं रात को घर वापस लौटने से डरे, तो ये सवाल हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या यह वही आजाद भारत है जिसका सपना हमने देखा था? जिस देश में हम माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी देश की महिलाओं को अपने ही घर, अपने ही गली और अपने ही स्कूल में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ये केवल दुखद नहीं है, ये शर्मनाक भी है महोदय, शर्मनाक भी है। नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार ने न केवल सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने 75वें जन्मदिन पर एक सशक्त नारी और एक सशक्त परिवार अभियान जैसे कदम सराहनीय है, लेकिन जब तक ये समाज साथ न दे, तब तक ये कानून भी कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम हर महिला, हर बेटी को स्वतंत्र रूप से सुरक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना होगा, उन्हें घर में सीमित न रखकर उन्हें साहसी बनाना होगा और सबसे बड़ी बात, इस समाज की सोच में सुधार लाना होगा। महोदय जी कहते हैं ना, जब एक नारी सशक्त बनती है तो एक समाज सशक्त बनता है। जब एक समाज सशक्त बनता है, वो कल की नहीं आज की ताकत बन गई। हर गली, हर कानून भी है, इरादा भी है, जागरूक सोच हमारी है। अब हर बेटी और हर महिला की सुरक्षा इस सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सभा में अब विधेयक पारित करने का समय है। संबंधित मंत्री जी, बिल पेश कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस वर्ष के बिल विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस वर्ष के बिल विधेयक की एक प्रति महासचिव जी के पास जमा करवा दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधेयक की एक कॉपी आपके टेबल पर और प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता के टेबल पर पहले से ही रख दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बता देना चाहती हूँ कि किसी भी घर के चिराग बुझने पर कौन खुशी मनाता है। हमें इस बात से केवल चिंता ही नहीं हुई, हमने सही समय पर सही निर्णय लेकर इसका जवाब भी दिया। और जिस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं, आपके समय में कश्मीर में लहराए जाने पर भी नागरिकों को सलाह दी जाती थी।
रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस सदन के माध्यम से बोल रही हूँ। विपक्ष इस विधेयक का स्वागत करता है, परंतु हम मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं और महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाए। आपने ये मुद्दे क्यों नहीं डाले हैं? हम इस बिल का बहिष्कार भी कर सकते थे, परंतु मंत्री जी हम बहिष्कार ना कर आपको सुझाव दे रहे हैं। कृपया आप इस सुझाव पर ध्यान केंद्रित करें और इन मुद्दों को इस बिल में और पेश करें। धन्यवाद। हमारे इस वर्ष के बिल विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों के लिए उपलब्ध करवाया है, लेकिन हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बल दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करे हैं। यह बिल सभी की सब सहमति से पास किया जाता है। इस बिल के पास होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस बिल के पास होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। जी पढ़ते जा रहे हैं, परंतु उनकी पढ़ाई खत्म होने पर उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। माननीय महोदय जी, झूठे वादों का ये मेला है, संसद में हर चेहरा खेला है। जनता पूछे रोटी कपड़ा मकान, ये कहते हैं चांद और आसमान। महोदय जी, किसान के लिए खेती घाटे का सौदा बनता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, हम सब मिलकर एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे अवसर मिले। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम साथ मिलकर कार्य करेंगे। महोदय जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश से लगाव है, मिट्टी से जुड़ा है, देश से लगाव है, हर फैसले में बस भारत का बचाव है, क्योंकि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदन के सदस्यगण, सबसे पहले मैं इस युवा संसद के आयोजन के लिए आयोजकों और इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देती हूँ। यह लोकतंत्र की शक्ति है कि हम सब मिलकर बहस करें, विचार विमर्श करें और भारत के भविष्य की एक नई दिशा को तय करें। आज मैं प्रधानमंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। यह पद कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व है। महोदया, हमारा देश युवा है और युवाओं की शक्ति ही हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। हमारी सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किए हैं, जैसे शिक्षा सुधार, ताकि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो सके, कौशल विकास कार्यक्रम ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो सके, डिजिटल इंडिया व स्टार्टअप इंडिया ताकि नई सोच और नव विचारों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके, किसान कल्याण योजना ताकि गांव और तीव्रता से समृद्ध हो सके। माननीय महोदया, हमारा ऐसा मानना है कि केवल सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। एक सशक्त राष्ट्र के लिए प्रत्येक युवा की भागीदारी आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को आगे आकर ईमानदारी से, मेहनत से और सेवा भाव के साथ एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना होगा। हमारा आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि भारत आज अपने उद्योगों से पूरे विश्व में एक नई पहचान बनाए। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ने उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी बनाए हैं। हम मानते हैं कि पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चल सकता है। हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया है। समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर देश का निर्माण करें। मैं विपक्ष का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना ही हमारी नीतियों को मजबूत बनाती है। आइए हम सब मिलकर भारत को एक ऐसा देश बनाए जहाँ पर कोई भूखा न सोए, हर हाथ को काम मिले और हर युवा को रोजगार मिले। ये इसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत। ने
गंभीरता और अनुशासन के साथ भाग लिया। विभिन्न विषयों पर सार्थक और प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत हुए। अब आज की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए यही स्थगित की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो यही थी एक युवा सांसद की जो झलक है आप सभी ने देखी। अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी। इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबशाई की टीम का जो प्रेजेंटेशन अभी हुआ ये अच्छा प्रयास था। बहुत अच्छी बच्चों ने कोशिश की और अभी जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बच्चों को हमारे पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं ये प्रोसीजर्स समझ में आए, उन्हें पता लगे कि किस तरह से पार्लियामेंट में कार्रवाई होती है, एक एमपी का क्या काम है, एक मंत्री का क्या काम है, किस तरह से जनहित के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं। बहुत अच्छा था, बच्चों ने कॉन्फिडेंस से जो है अपनी बात रखी और ओवरऑल बेस्ट और होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर। हाँ, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की और ऐसी कोशिश जो है आगे भी जारी है। थैंक यू। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इन फ्यूचर भी आपको इस तरह से ही तैयारियां करनी हैं। जो युवा संसद का जो हमारा एक मोटिव होता है वो होता है युवाओं को प्रेरित करना, अपने सोसाइटी में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम करना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करें। पर इसका जो मेन मोटिव वो ये होता है कि हम अपनी संसद की कार्रवाई, जो हमारी लोकसभा की कार्रवाई होती है, जो हमारी विधानसभा की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई से जागरूक करवाना हमारे जो युवा जो बच्चे हैं, क्योंकि आज के जो युवा है, जो आज के बच्चे हैं वो कल हमारा भविष्य है और यही बच्चे जो अब हो सकता है कल के लिए हमें विधानसभा में देखें, आप वैसे ही कोई लोकसभा में हो, कोई पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सिलेक्ट होकर आए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो आपने सुने हमारी क्यूट सी प्यारी सी मैम के विचार। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर भानु, थैंक यू। हम जानते हैं श्रीमती अनुपमा मैडम से, जो कि सुल्तानपुर स्कूल में जो हमारा युवा संसद है उसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो मैम आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये हमारा इस स्कूल में पहला एक्सपीरियंस है, अभी तक यहाँ नहीं हुआ था ये, तो लगभग 10 स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छा चल रहा है सब कुछ। बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। थैंक यू मैम। प्रधानमंत्री तो जानते हैं, इनको कैसे लगा बताओ? अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। बाकी हमने तो अभी तरफ से 100% दिया है, बाकी और भी लोगों ने भी मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो होगा देखा जाएगा। चलिए क्या पूछना? और आज हम आए थे सुल्तानपुर के स्कूल में जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट का कंपटीशन था। और आइए जानते हैं कि मैम बताइए आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में और मैं प्रेसिडेंट बनी थी, जो कि मुझको बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू मैम। अब हम पूछते हैं भावना से, जिन्होंने एक सेक्रेटरी का रोल निभाया था, कि उन्हें कैसा लगा? मैंने आज पहली बार सेक्रेटरी का किरदार निभाया है और पहले डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे करेंगे, पर अच्छे से हो गया। और निकिता जी बताइए आपको अध्यक्ष का रोल निभाकर कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह अध्यक्ष ऊपर बैठते हैं तो बहुत अच्छा, अध्यक्ष के ऊपर बैठकर मतलब एक कंट्रोल करते हैं, जिस तरह एक सदन को, वैसे ही मैं बैठी थी और